वालेकुम, डॉक्टर अफशीन अकबर है। उम्मीद है कि आप काफ़ी थक चुके होंगे, लेकिन टुडे दिस वन इज इन लास्ट लेक्चर, टेम्परेचर रेगुलेशन। यस, गुड। सारे थक चुके हैं हाँ। लेकिन भाई तुम लोग तो सौ के लेक्चर ले रहे हो, किसी की दीवारें नजर आ रही हैं किस टाइम पे, किसी के पंखे नजर आ रहे हैं। अच्छा जी, हम आ जाते हैं टेम्परेचर रेगुलेशन, स्किन एंड बॉडी टेम्परेचर। उसमें हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ स्किन। नंबर वन, जो मेन फंक्शन है स्किन के, प्रोटेक्टिव कवरिंग है, बैरियर टू द बैक्टीरियल एंट्री। देखिए, अगर कोई वूंड अगर कहीं पे बॉडी पे होता है तो क्या होता है, उस वूंड के जरिए बैक्टीरिया इजीली एंटर कर जाते हैं बॉडी के अंदर और वहां से सर्कुलेशन के अंदर। ठीक हो गया, तो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है ये। लिपिड लेयर हैज एन वाटर प्रूफ एक्शन। इसकी जो स्किन है जो हमारी, वो वाटर प्रूफ इसलिए होती है कि वो लिपिड लेयर है। मेलानिन प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है तो स्किन के अंदर मेलानिन पिगमेंट भी होता है, वो हमें यूवी रे से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, नंबर वन स्किन फंक्शन इज प्रोटेक्टिव कवरिंग। नंबर टू इज टेम्परेचर रेगुलेशन भी ये करता है। व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस, हीट लॉस बाय द कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, एंड व्हेन टेम्परेचर फॉल्स, हीट इज गेन्ड बाय द रेडिएशन। स्किन का ये भी काम है कि ये टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। और ये किस तरह से कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन होते हैं, ये हम आगे डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो सिंथेटिक फंक्शन है। 7 डिहाइड्रोक्सी हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल इज सिंथेसाइज। स्किन जो है ये कोलेस्ट्रॉल जो है ना, 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल को भी सिंथेसाइज कर रही है। नंबर फोर, सेंसरी रिसेप्टर्स फॉर टच, टेम्परेचर, पेन, इच, टैक्टिल सेंसेशन। ये भी सेंसरी रिसेप्टर्स भी सारे स्किन के ऊपर ही मौजूद हैं, जो कि टेम्परेचर को सेंस करते हैं, पेन को सेंस कर रहे हैं, इच को, टैक्टिल, हर तरह की सेंसेशंस भी जो वो थ्रू स्किन जो वो सेंस हो रही हैं। इम्यूनोलॉजिकल रोल्स हैं इसके अंदर। वो लैंगरेन सेल्स और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स भी स्किन के अंदर मौजूद होते हैं। अगर कोई भी बाहर से एंटीजन आती है तो वो आके पहले लैंगरेन सेल्स होते हैं जो उनको आके डिस्ट्रॉय करें। तो इम्यूनोलॉजिकल रोल भी है इसके अंदर। एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स एंड केमिकल्स, यूरिया इज लॉस्ट इन द स्किन। उसके अलावा कुछ ऐसी ड्रग्स हैं, ऐसे केमिकल्स हैं बॉडी के अंदर जो कि थ्रू स्किन जो है वो लॉस हो रहे हैं। उसके अलावा तीसरे नंबर पे हम स्किन को यूज करते हैं टू हेल्प इन डायग्नोसिस। एनीमिक है, नजर आ जाता है कि जी बिल्कुल पीला सा बंदा और खून तो इसके अंदर है ही नहीं, तो वो स्किन के जरिए अक्सर बता रहे होते हैं। ठीक है, साइनोसिस का बता रहे होते हैं कि हाथ नीले हो रहे हैं, दैट मींस द ऑक्सीजन कैपेसिटी इज नॉट गुड। जॉइंटिस, येलो स्किन कलर हो रहा है, हम जॉइंटिस को भी स्किन पे जो है वो डायग्नोस कर रहे होते हैं। स्किन से थ्रू स्किन टेम्परेचर को भी लेकर हम बताते हैं कि जी ये हाइपर पायरेक्सिया या हाइपोथर्मिया के अंदर है। तो टेम्परेचर का भी हम, ये 3-4 चीजें हम थ्रू स्किन डायग्नोसिस कर रहे होते हैं। एनेमिक बंदा भी बता रहे हैं हम, साइनोसिस का भी बता सकते हैं, जॉइंटिस का बता सकते हैं, और थ्रू स्किन जो है वो टेम्परेचर का भी बताया जा सकता है। नॉर्मल जो कोर टेम्परेचर है, एवरेज नॉर्मल कोर टेम्परेचर जनरली हम कंसीडर करते हैं 98 फ़ारेनहाइट और 98.6 तक, व्हेन मेजर्ड ओरली। ठीक है, जब हम ओरली ले रहे हैं ना, थर्मामीटर को ओरली रखेंगे तो हम बोलेंगे कि 98 और 98.6 इज नॉर्मल। 1 फ़ारेनहाइट हायर होता है व्हेन मेजर्ड रेक्टली। आप किसी सब्जेक्ट को जो है वो रेक्टली टेम्परेचर ले रहे हैं तो उसमें 1 फ़ारेनहाइट जो है वो ज्यादा उसमें कंसीडर किया जाता है। ठीक है, when excessive heat is produced in the body by the strenuous exercise, the temperature can be temporarily to as high as 101 and 104। कोई सब्जेक्ट जो है बहुत ज्यादा स्ट्रेनियस एक्सरसाइज कर रहा है बहुत ज्यादा देर के लिए, तो हीट प्रोडक्शन भी बॉडी के अंदर हो रही है और वक्ती तौर पर उसका जो टेम्परेचर है वो 101 से 104 तक जा सकता है। और इसके अलावा जब भी बॉडी एक्सपोज होती है जो है एक्सट्रीम कोल्ड, टेम्परेचर फॉल भी कर जाता है 96 फ़ारेनहाइट तक, उससे भी कम। ठीक है, अब जो बॉडी टेम्परेचर वो कंट्रोल हो रहा है बाय द बैलेंसिंग हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस। कैसे बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल्ड होता है, हम कहते हैं कि सब्जेक्ट का बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है तो उसको नॉर्मल रखने के लिए कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे जो कि हीट प्रोडक्शन भी करवा रहे हैं और हीट लॉस भी करा रहे हैं, तो वो उसको मेंटेन करते हैं बेसिकली। ठीक है, हीट प्रोडक्शन के लिए डिफरेंट फैक्टर्स है दैट डिटरमाइन द रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन, जिसे हम कहते हैं कि मेटाबॉलिक रेट ऑफ बॉडी, कि जितनी हीट प्रोडक्शन हो रही है विच इज डिटरमाइंड एज द मेटाबॉलिक रेट ऑफ बॉडी। अब बेसल रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी, के बॉडी के जितने भी सेल्स हैं उनका मेटाबॉलिज्म का एक रेट होता है। एक्स्ट्रा रेट अगर मेटाबॉलिज्म का है ना, वो कॉज्ड बाय द मसल एक्टिविटी, या तो मसल कॉन्ट्रैक्शंस कर लें लाइक इन शिवरिंग,
एक्स्ट्रा मेटाबॉलिज्म जो है वो कॉज करता है बाय द थायरॉक्सिन, एक हार्मोन है जो कि थायराइड हार्मोन से हार्मोन्स जो है उनमें है और थायराइड ग्लैंड उसको रिलीज करता है। कुछ और हार्मोन्स भी हैं जैसे ग्रोथ हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन है ऑन द सेल्स। ये सारे हार्मोन्स के भी अगर इसके ऊपर एक्ट होगा सेल्स के ऊपर, टिश्यू के ऊपर भी, तब भी ये हीट प्रोडक्शन में जो है वो फैक्टर ये काम करेगा, ठीक है, ये हीट प्रोड्यूस करवा रहा है। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा मेटाबॉलिज्म कॉज बाय एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, ठीक है, ये दोनों कहाँ से आ जाते हैं, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, ये एड्रिनल मेडुला से रिलीज होते हैं दोनों हार्मोन्स, ठीक है। उसके बाद एक्स्ट्रा मेटाबॉलिज्म मजीद और हम देख रहे हैं कि हीट प्रोडक्शन कौन कौन करवा रहा है। एक तो मसल एक्टिविटी करवाएगी, ठीक है, उसके अलावा थायरॉक्सिन करवाएगी, ग्रोथ हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन। उसके अलावा कुछ और ऐसे केमिकल्स भी हैं जब एक्स्ट्रा मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज केमिकल एक्टिविटी इन द सेल्स, स्पेशली व्हेन द सेल टेम्परेचर इंक्रीजेस। इन सारे जो भी हार्मोन्स हैं या मसल एक्टिविटी के बाद टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो कुछ और केमिकली एक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाती है सेल के अंदर। सो एक्स्ट्रा मेटाबॉलिज्म नीडेड फॉर डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड स्टोरेज ऑफ फूड। थर्मोजेनिक इफेक्ट भी होता है फूड, मतलब ये अगर कोई सब्जेक्ट खाना खा रहा है, उसकी डाइजेशन हो रही है, एब्जॉर्प्शन हो रही है या फूड की स्टोरेज हो रही है इन मल्टीपल ऑर्गन्स, यहाँ पे थर्मोजेनिक इफेक्ट भी फूड का आ जाता है, ठीक है। एंड हीट लॉस, ये तो हमने देखा कि हीट प्रोडक्शन हुई है, ठीक है। फिर हम हीट लॉस को देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द हीट प्रोड्यूस इन द बॉडी इज जनरेटेड इन द डीपर ऑर्गन्स। अब होता क्या है कि जो भी हीट प्रोड्यूस हो रही है ना, ये हो कहाँ पे रही है, ये डीपर ऑर्गन्स में हो रही है, लाइक लिवर है, ब्रेन है, हार्ट है, स्केलेटल मसल ड्यूरिंग द एक्सरसाइज, एंड दिस हीट इज देन ट्रांसफर्ड और ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द डीपर ऑर्गन्स टू द टिश्यू ऑफ द ऑक्सीजन and then it is lost to the air and other surroundings। एक तो हमने देखा कि जी हीट प्रोड्यूस हो गई, फिर हमने देखा हीट प्रोड्यूस होती है डीपर ऑर्गन्स में, वहां से ये ट्रांसफर होकर स्किन तक आई और स्किन से ये एयर में चली जाती है। therefore the rate at which the heat is lost is determined almost entirely by two factors। इसका मतलब ये हुआ कि हीट लॉस जो है ना वो दो फैक्टर्स उसमें बड़े इंपॉर्टेंट हैं। हाउ रैपिडली हीट कैन बी कंडक्टेड from where it is produced in the body core to the skin, कितनी जल्दी, कितनी वेलोसिटी, कितनी स्पीड में ये डीपर ऑर्गन से स्किन तक आती है, ठीक है। और उसके बाद ये हीट जो है कितनी जल्दी स्किन से सराउंडिंग में चली जाती है, बाहर की तरफ जो वो एग्जिट कर जाती है। तो ये हीट लॉस दो फैक्टर्स हैं इसके, ठीक है। अब जो ह्यूमन बॉडी है वो रेडिएट करती है हीट रेज इन ऑल डायरेक्शंस, चाहे वो दीवारों की तरफ हो, चाहे वो एयर में हो, चाहे वो जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर वो हीट, बंदा बैठा हुआ है, कुर्सी है, टेबल है, किसी बेड पे कहीं भी बैठा हुआ है, वहां पर भी हीट की रेडिएशन जो है वो लॉस होंगी। हीट रेज आर ऑल्सो बीइंग रेडिएटेड फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द रूम एंड अदर ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड द बॉडी, कहीं से स्किन की तरफ भी आ रही है, बॉडी की तरफ भी आ रही है। इफ द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज ग्रेटर देन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग्स, अगर बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है, और सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, द ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ हीट इज रेडिएटेड फ्रॉम द बॉडी दैन इज रेडिएटेड टुवर्ड्स द बॉडी। अब होता क्या है कि अगर किसी सब्जेक्ट का बॉडी टेम्परेचर ज्यादा है और सराउंडिंग का टेम्परेचर उससे कम है, तो क्या होगा कि जिस्म से जितनी भी हीट रेडिएशन है ना वो बाहर की तरफ जाएंगी, ठीक है, बजाय इसके कि दीवारों से रेडिएशन बॉडी की तरफ आए, बल्कि बॉडी से वो बाहर की तरफ जाएगी, तो हीट लॉस हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हमें कुछ मैकेनिज्म्स नजर आ रहे हैं। नंबर 1 इज इवेपोरेशन, उसके बाद हम देखते हैं कि ये कंडक्शन है, ठीक है, और फिर एक हम कन्विक्शन भी देख रहे हैं विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एयर करंट्स। अब होता क्या है कि कोई सब्जेक्ट, बंदा किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर बैठा है तो 3% उसकी जो बॉडी से हीट है ना वो रेडिएट कर रही है, कंडक्ट कर रही है, जा रही है टूवर्ड्स दिस ऑब्जेक्ट जिसपे वो बैठा है, चाहे वो मेज है, कुर्सी है, चाहे वो बेड है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर वो बैठा है, ठीक है। उसके अलावा थ्रू स्वेटिंग, इवापोरेशन 22% जो है वो हीट लॉस होती है फ्रॉम बॉडी, ठीक है। उसके अलावा 15% जो बॉडी का टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो वो 15% एयर में कंडक्शन हो जाती है, वो हवा में तहलील हो जाती है वो सारी की सारी उसकी बॉडी की हीट, ठीक है। और ये कंडक्शन इन एयर में कुछ एयर करंट्स भी, क्योंकि थ्रू बॉडी फ्रॉम बॉडी टू द एयर बीच में कुछ एयर करंट्स भी होते हैं जिसको हम कहते हैं कन्विक्शन है, ठीक है। वो एयर
करंट्स क्या करते हैं कि ये बॉडी से जो वेव्स आ रही हैं, जो हीट रेज आ रही हैं, उनको सारों को एयर की तरफ टूवर्ड्स एयर लेकर जाते हैं। तो ये एयर करंट्स बेसिकली एज अ कन्वेक्शन का काम कर रही हैं, ताकि जो बॉडी से जो हीट लॉस हो रहा है उसको उठा के एयर की तरफ मूव कराएं। ठीक है। Once the temperature of air adjacent to the skin equals to the temperature of the skin, no further loss of heat occurs in this way, because now an equal amount of heat is conducted from the air to the body. Right? जब भी टेम्परेचर जो एयर का है ना वो स्किन के बराबर होना शुरू हो जाएगा तो फर्दर हीट लॉस नहीं होगा, क्योंकि बेसिकली क्या है कि रूम टेम्परेचर के साथ जो वो बॉडी का टेम्परेचर जो वो इक्वल हो चुका है। ठीक है। कंडक्शन एंड कन्वेक्शन ऑफ हीट फ्रॉम अ पर्सन सस्पेंडेड इन वाटर। हमने तो एयर की तो बात की कि जी एक सब्जेक्ट है वो एयर में बैठा था, बाहर बैठा था, टेम्परेचर ज्यादा था, थ्रू इवापोरेशन भी गया, एयर में भी गया और थ्रू कंडक्शन भी गया। अब हम देखते हैं कि कंडक्शन ऑफ एंड कन्वेक्शन ऑफ हीट फ्रॉम द पर्सन सस्पेंडेड इन वाटर। एक बंदा पानी में जाके बैठ जाता है, अब उसके अंदर हीट का जो है वो लॉस कैसे होगी, हीट कैसे एब्जॉर्ब होगी पानी के अंदर। Water has a specific heat several thousand times as great as that in the air. पानी की अपनी एक हीट होती है। ठीक है। ऐसा नहीं कि पानी उबल रहा है, लेकिन उसके अंदर एक हीट पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है। सो वो सराउंडिंग एयर के मुकाबले में ज्यादा। सो ईच यूनिट पोर्शन ऑफ वाटर एडजेसेंट टू द स्किन कैन एब्जॉर्ब फार ग्रेटर क्वांटिटीज ऑफ हीट देन कैन बी एब्जॉर्ब बाय द एयर। जितना भी पानी बॉडी को लग रहा होगा, उसके साथ टच कर रहा है, जितने पोर्शन में बंदा पानी के अंदर है, वाटर की क्वालिटी है कि वो और हीट एब्जॉर्ब करता है एज कंपेयर टू कि वो एयर में एब्जॉर्ब हो। हीट कंडक्टिविटी इन वाटर इज वेरी ग्रेट इन कंपैरिजन विद दैट इन द एयर। हम कहते हैं ना किसी सब्जेक्ट को अगर हाई ग्रेड फीवर हो गया, जी फौरन इसको बाथ दिलवाएं, से पानी में नहला दें इस बंदे को, ऐसा ही कहते हैं हम। क्यों कहते हैं कि पानी के अंदर क्वालिटी है कि वो हीट को एब्जॉर्ब करता है। जब भी किसी सब्जेक्ट को 99, 100 बुखार हो तो उसे चाहिए कि जी पेनाडोल के साथ साथ वो पानी को भी जो है अपने ऊपर डाले, वो बाथ ले ले, उससे भी उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, क्योंकि ये क्वालिटी है वाटर की कि वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मलाइज करता है। कन्वेक्शन की जो हमने बात की थी, द हीट फ्रॉम द स्किन इज फर्स्ट कंडक्टेड टू द एयर एंड देन कैरिड अवे बाय द कन्वेक्शन एयर करंट। ये जो हमने अभी बात की थी कि सबसे पहले स्किन से हीट जो है ना वो कंडक्ट होती है, एयर में जाती है, वहां से फिर थ्रू कन्वेक्शन एयर करंट के जरिए जो है वो बाहर की तरफ एग्जिट कर जाती है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ कन्वेक्शन ऑलमोस्ट ऑलवेज अकर अराउंड द बॉडी। हमारी बॉडी के अराउंड जो है कुछ एयर करंट्स मौजूद होते हैं, और उसकी बिकॉज ऑफ द टेंडेंसी फॉर एयर एडजस्टेड टू द स्किन टू राइज एट इट बिकम्स हीटेड। तो उस एयर करंट की वजह से भी बॉडी की टेंडेंसी होती है कि वो जब भी जो है वो एयर करंट्स की वजह से कि स्किन के जो टेम्परेचर है वो ज्यादा हो जाता है। So therefore, a nude person seated in a comfortable room without gross air movement, about 15% of his or her total heat loss occurs by conduction to the air and then by the air convection away from the body. अगर कोई सब्जेक्ट है वो न्यूड बैठा हुआ है कंफर्टेबल किसी कमरे में, एयर मूवमेंट वहां पर नहीं है, जैसे मैंने उस डायग्राम में दिखाया था कि 15% जो है उसका टोटल हीट लॉस जो वो थ्रू कंडक्शन एयर में जाएगा, वहां से फिर जो वो अवे फ्रॉम द बॉडी थ्रू एयर कन्वेक्शन वो चला जाएगा। ठीक है। एवापोरेशन की अगर हम बात करते हैं, when the water evaporates from the body surface, जब भी पसीना आएगा वाटर एवोपरेट करता है, या थ्रू हम देखते हैं कि इनसेंसिबल वाटर लॉस हो रहा है, तो 0.58 किलो कैलोरीज हीट लॉस होती है ईच ग्राम ऑफ वाटर दैट वेपर्स। ठीक है। इवन व्हेन अ पर्सन इज नॉट स्वेटिंग, लेकिन इनसेंसिबल वाटर लॉस तो है स्किन से, लंग से भी। ठीक है। तो अगर उसको हम देखें काउंट टू द 600 to 700 ml पर डे जो वो इनसेंसिबल लॉस है जो हमें नजर ही नहीं आ रहा। So this insensible loss of the water evaporation के जरिए जो जा रहा है causes continual heat loss at a rate of 16 to 19 calories per hour। ठीक है। अगर किसी सब्जेक्ट का 600 to 700 ml insensible loss है तो पर आवर के हिसाब से वो 16 to 19 कैलोरीज पर आवर जो है इसका हीट लॉस हो रहा है। ठीक है।
अब इवोपरेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट कूलिंग मैकेनिज्म है एट वेरी हाई एयर टेम्परेचर्स एज लॉन्ग एज स्किन टेम्परेचर इज ग्रेटर देन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग हीट कैन बी लॉस्ट बाय रेडिएशन एंड कंडक्शन। ये तो बड़ा उसूल है कि जब भी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो सबसे पहले हीट लॉस होना शुरू हो जाएगी थ्रू रेडिएशन एंड कंडक्शन। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग बिकम्स ग्रेटर, अगर वो सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा, इंस्टेड ऑफ लूजिंग हीट, अब बॉडी क्या करेगी, थ्रू बोथ रेडिएशन एंड कंडक्शन हीट को गेन करना शुरू कर देगी। ठीक है, अंडर दीज कंडीशन द ओनली मीन्स बाय विच द बॉडी कैन rid itself ऑफ हीट इज बाय evaporation। ठीक है, पहले तो क्या है कि अगर स्किन का टेम्परेचर ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, हीट लॉस होना शुरू हो जाएगी। लेकिन हम देखेंगे कि सराउंडिंग का टेम्परेचर भी ज्यादा है बॉडी के मुकाबले में, तो क्या हो जाएगा, बॉडी तो उसको गेन करना शुरू कर देगी हीट को। इन कंडीशंस में सिर्फ इवेपोरेशन ही रह जाती है जिसके जरिए जो है वो हीट लॉस हो सकती है। ठीक है, अब स्वेटिंग का रिलेशन क्या है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से। ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हम देखेंगे अगर हम स्टिमुलेट करें किसी सब्जेक्ट का एंटीरियर हाइपोथैलेमस प्री ऑप्टिक एरिया इन द ब्रेन आइदर इलेक्ट्रिकली और बाय एक्सेस हीट, इट कॉजेज स्वेटिंग। ठीक है, एंटीरियर हाइपोथैलेमस प्री ऑप्टिक एरिया। अब जो नर्व इम्पल्सेस आ रही है ना फ्रॉम दिस एरिया दैट कॉजेज स्वेटिंग आर ट्रांसमिटेड टू द ऑटोनॉमिक पाथवे टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड देन थ्रू सिंपैथेटिक आउटफ्लो स्किन एवरीवेयर इन द बॉडी। अब इसका मतलब ये हुआ कि एंटीरियर हाइपोथैलेमस प्री ऑप्टिक एरिया से नर्व इम्पल्सेस आती हैं और वो थ्रू ऑटोनॉमिक पाथवे स्पाइनल कॉर्ड से सिंपैथेटिक आउटफ्लो सारी स्किन को डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। तो अगर आप किसी भी सब्जेक्ट का एंटीरियर हाइपोथैलेमस प्री ऑप्टिक एरिया जो उसको स्टिमुलेट करेंगे, चाहे इलेक्ट्रिकली करें या एक्सिस हीट के जरिए करें, उस सब्जेक्ट को स्वेटिंग होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, एक्लिमेटाइजेशन ऑफ द स्वेटिंग मैकेनिज्म टू हीट द रोल ऑफ एल्डोस्टेरॉन। अब यहाँ पे एल्डोस्टेरॉन क्या काम करता है जनाब, एल्डोस्टेरॉन कहाँ से रिलीज होता है, एनीवन आंसर मी, एल्डोस्टेरॉन की रिलीज कहाँ से हो रहा है? हाँ जी बच्चों, एल्डोस्टेरॉन एनीवन, कहाँ से रिलीज होता है एल्डोस्टेरॉन और उसका काम क्या है? कोई बच्चा जवाब देगा? चलो जी, अभी तक कोई नहीं दे रहा। एल्डोस्टेरॉन कहाँ से रिलीज होता है बच्चों? नो, बच्चे भाग तो नहीं गए हो तुम लोग? एडिनल कॉर्टिकल ग्लैंड, यस। एडिनल कॉर्टेक्स में 3 लेयर्स होती हैं, जोना ग्लोमेरुलसा, जोना रेटिकुलेटा एंड रेटिकुलरिस। उसकी जो पहली लेयर होती है ना, जोना ग्लोमेरुलस, जोना ग्लोमेरुलसा, वहां से एल्डोस्टेरॉन रिलीज होता है। ठीक है, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है, एडिनल ग्लैंड, यस। एडिनल कॉर्टेक्स, सब बच्चे जवाब दे रहे हैं, गुड। तो होता है क्या, वहां से एल्डोस्टेरॉन रिलीज होता है। अब एक्लिमेटाइज हम कैसे होते हैं स्वेटिंग को, मैकेनिज्म क्या हीट का, और यहाँ पे एल्डोस्टेरॉन का क्या रोल है? Although normal unacclimatized person seldom produce more than about 1 liter of sweating per hour, जिसको आदत ना हो, unacclimatized person है। ठीक है, 1 लीटर पर 1 घंटे में उसको स्वेटिंग हो सकती है। When this person is exposed to hot weather for 1 to 6 weeks, he or she become to sweat more profusely, often increasing maximum sweating production to as much as 2 to 3 liters per hour. So एक तो अनएक्लिमेटाइज पर्सन की हम बात कर रहे हैं कि उसको पर आवर के हिसाब से 1 लीटर हो सकती है। अगर वो बहुत ज्यादा, वो बंदा एक्सट्रीम हॉट वेदर को एक्सपोज हो तो 1 से 6 हफ्ते तक तो होता है क्या है कि वो और ज्यादा स्वेटिंग करना शुरू हो जाता है। मैक्सिमम अगर हम उसको काउंट करें तो 2 से 3 लीटर पर आवर। उसके अलावा हीट लॉस जो होता है, लॉस ऑफ हीट बाय पैंटिंग, जैसे बड़े बड़े सांस लेके, जैसे पैंटिंग हम देखते हैं, जैसे जानवरों में भी एक होता है ये पैंट करके, उससे भी हीट लॉस हो सकती है। ठीक है, टेम्परेचर की अगर हम बात कर रहे हैं, इज रेगुलेटेड ऑलमोस्ट एंटायरली बाय द नर्वस फीडबैक मैकेनिज्म। इसमें एल्डोस्टेरॉन का क्या काम होता है, जब किसी भी बंदे को स्वेटिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, उसका एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो एल्डोस्टेरॉन को सिग्नल मिलते हैं, एल्डोस्टेरॉन रिलीज हुआ। और एल्डोस्टेरॉन रिलीज होने के बाद क्या करता है, किडनी ट्यूब्यूल्स पे एक्ट करता है। ठीक है, और वो सोडियम को रिटेन कराना शुरू कर देता है। ऐसा सब्जेक्ट जिसको बहुत स्वेटिंग हो रही है, वहां पे एल्डोस्टेरॉन सोडियम को रिटेन करवाता है ताकि उस सब्जेक्ट के अंदर हाइपोनेट्रीमिया कॉज ना हो। ठीक है, अच्छा जी, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, हाइपोथैलेमस का क्या रोल है? ये एंटायरली नर्वस फीडबैक मैकेनिज्म के हिसाब से बॉडी टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट हो रहा है। ऑल दीज मैकेनिज्म ऑपरेट थ्रू टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर्स लोकेटेड इन द हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस वो की पॉइंट है, वो की सेंटर है जहां पर टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर्स मौजूद हैं।
इन सारे सेंटर्स को फीडबैक मैकेनिज्म को ऑपरेट करने, देयर मस्ट बी आल्सो अ टेम्परेचर डिटेक्टर्स टू डिटरमाइन व्हेन द बॉडी टेम्परेचर बिकम ईदर टू हाई और टू लो। अब टेम्परेचर डिटेक्टर्स भी होने चाहिए। एक तो है कि जी टेम्परेचर डिटेक्टर, एक तो हम देखते हैं रिसेप्टर्स के अंदर मौजूद है, उसके अलावा सेंटर्स जो है ये हाइपोथैलेमस में मौजूद, वहां पर भी कुछ ऐसे सब पॉइंट्स मौजूद हैं जो डिटेक्ट करते हैं कि जी हाँ अब बॉडी का टेम्परेचर कम है या ज्यादा है, तो फिर अब ये फीडबैक मैकेनिज्म जो है उसके थ्रू काम करेगा। ठीक है। Role of anti-hypothalamic preoptic area in thermostatic detection of temperature। anti-hypothalamus preoptic area में हमने देखा कि बहुत सारे लार्ज नंबर में कुछ हीट सेंसिटिव न्यूरॉन्स होते हैं, एज वेल एज अबाउट 1/3 एज मैनी कोल्ड सेंसिटिव न्यूरॉन्स हैं। ठीक है, बड़े इंपॉर्टेंट ये एंटी-हाइपोथैलेमस प्रीऑप्टिक एरिया में मौजूद हैं हीट सेंसिटिव न्यूरॉन्स, और 1/3 उसके अंदर जो है वो कोल्ड सेंसिटिव न्यूरॉन्स है। ये न्यूरॉन्स जो है वो फंक्शन कैसे करते हैं, वो टेम्परेचर सेंसर्स होते हैं फॉर कंट्रोलिंग द बॉडी टेम्परेचर। हीट सेंसिटिव न्यूरॉन्स इंक्रीज देयर फायरिंग रेट to 10-fold in response to 10 सेंटीग्रेड इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, हीट सेंसिटिव न्यूरॉन्स जो है ना वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं जब भी बॉडी का जो टेम्परेचर वो 10 सेंटीग्रेड तक इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। द कोल्ड सेंसिटिव न्यूरॉन्स बाय कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज देयर फायरिंग रेट व्हेन द बॉडी टेम्परेचर्स फॉल। वो ज्यादा हो जाएंगे हीट सेंसिटिव तो वो उसको सेंस करेंगे, और कोल्ड सेंसिटिव न्यूरॉन्स जब भी बॉडी टेम्परेचर फॉल करेगा तो वो उसको सेंस करना शुरू कर देंगे। अगर किसी प्री ऑप्टिक एरिया एंटी हाइपोथैलेमस को हीट किया जाता है, स्किन ऑल ओवर द बॉडी इमीडिएटली ब्रेक्स आउट इन प्रोफ्यूज स्वेटिंग, whereas the skin blood vessels over the entire body becomes greatly dilated। यह बात हमने की थी कि ऑटोनॉमिक के जरिए जो है एंटी हाइपोथैलेमस से सारी की सारी नर्व इम्पल्सेस और उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड से एंटायर बॉडी को उसकी सप्लाई हो रही है। तो अगर प्री ऑप्टिक एरिया को हीट किया जाए तो और ओवरऑल स्किन जो है वो सब्जेक्ट की वो फौरन जो है उसको स्वेटिंग होना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जितनी भी ब्लड वेसल्स मौजूद होंगी वहां पे वो फौरी डायलेट कर जाएंगे। एंड दिस रेस्पॉन्स इज एन इमीडिएट रिएक्शन टू कॉज द बॉडी टू लूज हीट। और ये जो रिएक्शन हुआ है ना कि स्वेटिंग हो रही है, वेसल्स डायलेट हो रही है, होगा क्या, फौरन हीट लॉस होना शुरू हो जाएगी। हमने बात की थी ना कि थ्रू एवापोरेशन और थ्रू स्वेटिंग हीट लॉस होती है। ठीक है, सो इन एडिशन एनी एक्सेस बॉडी हीट प्रोडक्शन इज इनहिबिटेड। किसी भी जो है बॉडी की हीट को और प्रोड्यूस करने से पहले जरूरी है कि उसको इनहिबिट करने के लिए ये सारा जो है वो मैकेनिज्म जो है वो काम करता है। The hypothalamic preoptic area has the capability to serve as a thermostatic body temperature control system. So hypothalamus का जो preoptic area है ना उसे हम thermostatic body temperature controller center भी कहते हैं कि ये thermostat है बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करने वाला। ठीक है, अच्छा जी, उसके अलावा पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस जो है वो इंटीग्रेट करता है सेंट्रल एंड पेरिफेरल टेम्परेचर सेंसरी सिग्नल्स को। इवन दो मैनी टेम्परेचर सेंसरी सिग्नल्स अराइज फ्रॉम द पेरिफेरल रिसेप्टर्स, मैंने बताया था कि पूरी स्किन में रिसेप्टर्स मौजूद हैं हीट एंड कोल्ड के। दीज सिग्नल्स कंट्रीब्यूट टू द बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल मेनली थ्रू द हाइपोथैलेमस। ये ही बेसिकली रिसेप्टर्स हैं जो सेंस करते हैं जी टेम्परेचर ज्यादा है, यहाँ से सेंसरी सिग्नल्स गए टूवर्ड्स हाइपोथैलेमस प्री ऑप्टिक एरिया, और हीट सेंसिटिव न्यूरॉन्स जो है वो डिटेक्ट कर लेते हैं। वो डिटेक्ट करने के बाद जो है वो सिग्नल्स भेजते हैं थ्रू आउट बॉडी, और वहां से वो इम्पल्सेस जो है वो क्या करती हैं कि फौरन जितनी भी ब्लड वेसल्स है वो डायलेट कर गई और प्रोफ्यूज स्वेटिंग हुई सब्जेक्ट को, और हीट जो है उसकी लॉस होना शुरू हो गई। अब temperature sensory signals from the anterior hypothalamus preoptic area also transmit into this posterior hypothalamic area। ये क्या होता है कि ये anterior hypothalamus से sensory signals हैं वो posterior hypothalamic area को भी जाते हैं। Here the signals from the preoptic area and the signals from elsewhere in the body are combined and integrated to control the heat producing and heat conserving reactions of the body। ठीक है, यहाँ पर जाके इंटीग्रेट हो रहे हैं पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस में। एक तो थ्रू आउट द बॉडी एंटी हाइपोथैलेमस में सिग्नल्स आए, एंटी हाइपोथैलेमस से ये चले गए पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस में, यहाँ पे ये इंटीग्रेट होते हैं, जमा होते हैं। हीट प्रोड्यूसिंग एंड हीट कंजर्व करने के जितने भी रिएक्शंस हैं ये सारे के सारे वहां पे कंट्रोल हो रहे हैं। ठीक है, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस में। तो टेम्परेचर डिक्रीजिंग मैकेनिज्म भी है व्हेन द बॉडी इज टू हॉट।
The temperature control system uses three important mechanisms to reduce body heat when the body temperature is too great. Number one, vasodilation हो जाती है skin blood vessels की. In almost all the areas of the body, the skin blood vessels become intensely dilated. जब भी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा, हमने जब भी वो पीछे भी इसको डिस्कस किया, ब्लड वेसल्स जो वो डायलेट करना शुरू कर देंगी. ठीक है. Dilation is caused by inhibition of sympathetic centers in the posterior hypothalamus and cause vasoconstriction. ठीक है. जितने भी सेंटर्स ये पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस में जो मौजूद हैं, ये इनिबिशन हो जाती है सिंपैथेटिक सिस्टम्स की सारी, तो जब इनिबिशन हो जाएगी पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस की विच कॉजेज द वेसोकंस्ट्रक्शन, तो क्या हो जाएगा, अब वेसोडाइलेशन हो जाएगी. सो फुल वेसोडाइलेशन कैन इंक्रीज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर टू स्किन एज मच एज 8 फोल्ड. ठीक है. नंबर 2, स्वेटिंग हो गई. पहले क्या हुई कि वेसोडाइलेशन हो गई, सिंपैथेटिक सिस्टम जो था सारा आउटफ्लो था वो सारा इनिबिट हुआ, सिंपैथेटिक इनिबिट होगा जो वेसोकंस्ट्रक्शन करवा रहा था, तो क्या हो जाएगा, वेसोडाइलेशन हो जाएगी. नंबर 2 पे स्वेटिंग हो जाएगी. इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर कॉजेज स्वेटिंग and the rate of evaporative heat loss resulting from sweating when the body's core temperature above critical level 37 सेंटीग्रेड से ऊपर चला गया, अब यहाँ पर जो है वो स्वेटिंग होना सब्जेक्ट को शुरू हो जाएगी. An additional 1 centigrade increase in the body temperature causes enough sweating to remove 10 times the basal rate of body heat production. वो ज्यादा हीट लॉस करना शुरू कर देगा. ठीक है, थ्रू स्वेटिंग. तीसरा काम क्या हो जाएगा, हीट प्रोडक्शन जो उसकी कम हो जाएगी. Mechanism that causes excess heat production such as shivering and chemical thermogenesis, ये सारे के सारे strongly inhibit होना शुरू हो जाएंगे. ठीक है. So इस तरह से बॉडी का जो टेम्परेचर है वो फौरन कम होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, नॉर्मलाइज हो जाएगा अगर हमसे कहें ज्यादा एक्यूरेसी के साथ. तो टेम्परेचर इंक्रीजिंग मैकेनिज्म व्हेन द बॉडी इज टू कोल्ड. जब भी किसी भी सब्जेक्ट की बॉडी कोल्ड है, द टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम जो है उसमें बिल्कुल अपोजिट प्रोसीजर्स जो है वो इंस्टीट्यूट करता है. सबसे पहले स्किन वेसोकंस्ट्रक्शन हो रही है थ्रू आउट द बॉडी. उसमें क्या हो रहा था, जब बॉडी पूरी कोल्ड थी तो वेसोकंस्ट्रक्शन इनहिबिट हो गई थी और वेसोडाइलेशन जो है वो स्टिमुलेट हो गई. तो वेसोकंस्ट्रक्शन इज कॉज्ड बाय स्टिमुलेशन ऑफ द पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस, तो ये सेंटर जो वो स्टिमुलेट हो गया. पाइलो इरेक्शन भी हो जाती है, उसमें मींस हेयर जो स्टैंडिंग ऑन एंड, जैसे बाल खड़े हो जाते हैं, तो पाइलो इरेक्शन हो जाएगी. सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन कॉजेज द इरेक्टर पाइली मसल्स अटैच्ड टू द हेयर फॉलिकल, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और जो हेयर्स हैं वो फौरन अपराइट स्टेंस में आ जाएंगे. ठीक है. थर्मोजेनेसिस इंक्रीज हो जाएगी, हीट प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी. ठीक है. मेटाबॉलिक सिस्टम जो है ना वो इंक्रीज हो जाएगा हीट प्रोडक्शन का बाय द प्रोमोटिंग शिवरिंग. यहाँ पे सब्जेक्ट को जो वो शिवरिंग शुरू हो जाएगी. सिंपैथेटिक एक्साइटेशन ऑफ द हीट प्रोडक्शन एंड थायरॉक्सिन भी रिलीज होती है. थायरॉक्सिन की सिक्रेशन भी जो है वो ये काम करेगी, थर्मोजेनेसिस करेगी और हीट प्रोडक्शन करवाएगी. ठीक है. हाइपोथैलेमिक स्टिमुलेशन ऑफ शिवरिंग. Dorsomedial portion and the posterior hypothalamus का near the wall of the third ventricle is an area called the primary motor center for shivering. वहाँ पे खास एक शिवरिंग का सेंटर है. ठीक है. posterior hypothalamus के करीब near the wall of third ventricle primary motor center for shivering, and this area is normally inhibited by the signals from the heat center of anterior hypothalamic preoptic area. ये बेसिकली थोड़ा सा खामोश रहता है, उसको इनहिबिट रखता है anterior hypothalamic area, but is excited by cold signals from the skin and spinal cord. ये कब एक्टिवेट होता है, जब भी बॉडी से कोल्ड के सिग्नल्स आते हैं थ्रू स्पाइनल कॉर्ड स्किन से, तो फौरन ये जो एरिया है ये स्टिमुलेट हो जाता है और सब्जेक्ट को जो है वो शिवरिंग शुरू हो जाती है. So the body core temperature is about 37.1 और 98.8. ये यहाँ तक है, ये बहुत मैक्सिमम है. ड्रास्टिक चेंजेस occur in the rate of both heat loss and heat production. As the temperature above this level, the rate of heat loss is greater than the heat production. अगर यहाँ से टेम्परेचर ऊपर की तरफ चला गया, बुखार हो गया, तो क्या हो जाएगा, हीट लॉस ज्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू हीट. अब हीट प्रोडक्शन रुक जाएगी. सो द बॉडी टेम्परेचर फॉल्स एंड अप्रोचेस 37.1. ठीक हो गया. अगर बॉडी टेम्परेचर इससे कम होगा तो क्या हो जाएगा, हीट प्रोडक्शन इसकी ग्रेटर हो जाएगी एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द हीट लॉस. इसका मतलब कोई सब्जेक्ट अगर ठंड में है तो उसकी हीट प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी, हीट लॉस नहीं होगा. सो द बॉडी टेम्परेचर राइजेस अगेन एंड अप्रोचेस 37.1. तो ये जो एक लेवल है ना, यहाँ से अगर बॉडी टेम्परेचर ऊपर की तरफ गया या कम होना शुरू हो गया तो फौरन मैकेनिज्म्स काम करना शुरू कर देंगे. अगर बॉडी टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा,
हीट लॉस मैकेनिज्म काम शुरू कर देगा। अगर बॉडी टेम्परेचर कम हो गया तो हीट प्रोडक्शन का मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगा। एंड दिस क्रूशियल टेम्परेचर लेवल इज कॉल्ड द सेट पॉइंट ऑफ टेम्परेचर कंट्रोल मैकेनिज्म। ये जो 37.1 सेंटीग्रेड लेवल है ना, ये बेसिकली ये एक क्रिटिकल पॉइंट है, क्रूशियल टेम्परेचर लेवल इस पे आके जो है वो काम करता है। इसे सेट पॉइंट कहते हैं हम टेम्परेचर कंट्रोल मैकेनिज्म का। एबनॉर्मेलिटीज इसमें क्या क्या हो सकती हैं? बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन में फीवर हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल होता है, विच मीन्स बॉडी टेम्परेचर अबव द यूजुअल रेंज ऑफ नॉर्मल 37.1 से ज्यादा है या 98.8 से ज्यादा है। कैन बी कॉज्ड बाय एबनॉर्मेलिटीज इन द ब्रेन or by the toxic substances that affects the temperature regulating centers and some causes the of fever like। अगर इसमें हम देखते हैं, इसके अलावा कॉजेज क्या क्या हो सकती हैं? बैक्टीरियल इन्फेक्शन हैं, वायरल इन्फेक्शन हैं, कोई वूंड है, कहीं भी हो जाता है तो ये फीवर कॉज करता है। ये फ़ारेनहाइट हम इसको देख रहे हैं, सेंटीग्रेड्स में देख रहे हैं, 37.1 जो है वो सेट पॉइंट की तरह काम कर रहा है। फॉर्मूला इसका अगर हम देखें कि फ़ारेनहाइट में कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं, तो हम देखते हैं द फॉर्मूला टू फाइंड अ सेल्सियस टेम्परेचर फ्रॉम द फ़ारेनहाइट इज, तो हम देखेंगे सेल्सियस में कितना है, उसको फिर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 9/5 के साथ एंड देन प्लस 32 करेंगे तो हमें फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर मिल जाता है। सिमिलरली हमें फाइंड करना है फ़ारेनहाइट टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस, ठीक है। तो हम सेल्सियस से फिर यही 9/55 और ये प्लस 32 करेंगे तो हमें उसमें हम फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट, अगर हमारे पास सिर्फ इस वक्त जो है फ़ारेनहाइट मौजूद है तो उसमें से उससे हम उसको सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास सेल्सियस मौजूद है तो उससे हम इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सेट पॉइंट की हमने बात की थी कि जी ये सेट पॉइंट होता है, उसके बाद जो है ना फीवर जो है वो राइज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। सेट पॉइंट सडनली राइज टू एन हाई वैल्यू। सेट पॉइंट हमने कहा था जी ये तो होता है 37 पॉइंट जनाब उससे या 37.1 और 98.8 होता है। लेकिन अगर ये सेट पॉइंट सडनली राइज होना शुरू हो जाए तो क्या हो जाता है? वेजो कंस्ट्रक्शन, पाइलोरेक्शन, एपिनेफ्रिन सिक्रीशन, शिवरिंग, और ये दोनों कंडीशंस में जो है अगर तो ये अगर हाई टेम्परेचर हो गया है तो हीट लॉस मैकेनिज्म शुरू हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से अगर वेजो कंस्ट्रक्शन हो रही है और ठंड में अगर कोई सब्जेक्ट वेजो कंस्ट्रक्शन हो रही है, पाइलोरेक्शन, एपिनेफ्रिन, शिवरिंग, तो इससे इसका टेम्परेचर जो वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली अगर किसी सब्जेक्ट का टेम्परेचर हाई हो गया, ये कम टेम्परेचर के साथ हो रहा है, अगर हाई हो गया है तो फौरन जो है उसको स्वेटिंग शुरू हो जाएगी, वेजोडाइलेशन हो जाएगी, स्वेटिंग हो जाएगी और हीट प्रोडक्शन जो है वो लॉस हो जाएगी और टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। Resetting the hypothalamic centers, hypothalamic temperature regulating centers in febrile disease, effect of pyrogens। अब फेब्राइल डिजीजेज है, किसी को बुखार है, बहुत हाई ग्रेड टेम्परेचर हो गया, तब हम देखते हैं वहां पे पायरोजेंस का क्या इफेक्ट है। Many proteins, break down products of proteins and certain other substances, especially lipopolysaccharide toxins की हम बात कर रहे हैं, released from the bacterial cell membrane and causes the set point of the hypothalamic thermostat to rise। पायरोजेंस कहाँ से आ रहे हैं कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस, प्रोटीन के ब्रेकडाउन, ऐसे टॉक्सिन्स जो बैक्टीरियल सेल वॉल मेम्ब्रेन से निकले थे, मतलब एक बैक्टीरिया जिसकी तोड़ फोड़ और जिसकी में उससे कुछ ऐसे सब्सटेंसेस रिलीज हुए जो हाइपोथैलेमिक थर्मोस्टेट को राइज करते हैं, वो सब्सटेंसेस क्या कहलाते हैं? ये पायरोजेंस कहलाते हैं, ठीक है। उसकी वजह से टेम्परेचर के अंदर चेंज आ रहा है। हीट स्ट्रोक हम किसे कहते हैं? ये थोड़ी सी चेंजेस हैं, थोड़ी सी मुख्तलिफ टर्म्स हैं जो हम याद करते हैं और डिस्कस भी करते हैं रूटीन में। हीट स्ट्रोक हो गया जी सब्जेक्ट को। अपर लिमिट ऑफ एयर टेम्परेचर दैट वन कैन स्टैंड डिपेंड्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट ऑन वेदर द एयर इज ड्राई और वेट। सबसे पहले तो ये देखने वाली चीज है कि हीट स्ट्रोक के अंदर ड्राई और वेट एयर का क्या जो है वो उसमें रिलेशन आ जाता है। If the air is dry and sufficient convection air currents are flowing to promote the rapid evaporation from the body, a person can withstand several hours of air temperature at 130 Fahrenheit। अगर ड्राई एयर होगी तो क्या हो जाएगा? कन्वेक्शन ऑफ एयर, एयर करंट्स मौजूद होंगे ना, तो एवापोरेट भी हो रहा होगा उसमें बॉडी से। इसमें काफी घंटों तक एक सब्जेक्ट एयर टेम्परेचर में रह सकता है जब एयर टेम्परेचर 130 होगा।
लेकिन अगर कोई एयर 100% ह्यूमिडिफाइड है या वेट है, इफ द बॉडी इज इन वाटर, द बॉडी टेम्परेचर बिगिंस टू राइज whenever the environmental temperature rises above 94 Fahrenheit. तो एयर जो है ना उसका ड्राई होना जरूरी है क्योंकि वहां पर एयर करंट्स मौजूद होते हैं, लेकिन वेट एयर के अंदर जो है वो बॉडी टेम्परेचर जो है वो फौरी तौर पे राइज होना शुरू हो जाएगा. इफ द पर्सन इज परफॉर्मिंग हैवी वर्क, the critical environmental temperature above which heat stroke is likely to occur may be as low as 85 और 90 Fahrenheit. ठीक है. अगर कोई सब्जेक्ट हैवी वर्क परफॉर्म कर रहा है, एनवायरमेंटल टेम्परेचर जो है उसका ज्यादा हो अगर, तो हीट स्ट्रोक तो उसे 85 फ़ारेनहाइट पे भी आ जाएगा, 90 पे भी आ जाएगा व्हेन द एयर इज वेट, ह्यूमिडिफाइड एयर. So when the body temperature rises beyond a critical temperature into a range of 105 and 108, heat stroke is likely to develop. And the symptoms include dizziness हो जाती है इसमें, abdominal distress, sometimes accompanied with the vomiting, क्योंकि hypothalamus में जो heat centers हैं वहाँ पे vomiting centers ही हैं, वो भी stimulate हो जाती हैं, sometimes delirium and eventually loss of consciousness if the body temperature is not too soon decrease. अगर ये temperature से बढ़ता चला गया 105 और 8 तक, फिर ये सारे के सारे symptoms आना शुरू हो जाते हैं. ठीक है. And these symptoms are often exacerbated by a degree of circulatory shock brought on by excessive loss of fluid and electrolytes in the sweating. अब क्योंकि बॉडी टेम्परेचर तो देखो 108 पे पहुंच गया है, अब यहाँ पे हीट लॉस भी होना शुरू हो जाएगा बॉडी से, तो उसमें क्या हो जाएगा, वो सर्कुलेटरी शॉक पे भी जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स इसमें लॉस होना शुरू हो जाएंगे. ठीक है. हाइपरपायरेक्सिया इज ऑल्सो एक्ससीडिंगली डैमेजिंग टू द बॉडी टिश्यूज, स्पेशली ब्रेन के लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी ऑफ द इफेक्ट्स. Even a few minutes of very high body temperature can sometimes be fatal. कुछ ही मिनट्स के लिए भी अगर इतना हाई टेम्परेचर हो ना 108, 105 और उससे बढ़ना शुरू हो जाए, तो ये ब्रेन के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है. Many authorities recommend immediate treatment of heat stroke by placing the person in a cold water bath. अगर इस हद तक टेम्परेचर ज्यादा है तो उसे ठंडे पानी में जो है वो बात करवाना शुरू कर दें ताकि उसका बॉडी से हीट लॉस शुरू हो जाए. हार्मफुल इफेक्ट हाई टेम्परेचर के क्या क्या हो सकते हैं, उसमें जैसे कि हम डिस्कस करें, ये हाइपरपायरेक्सिया है बेसिकली अ लोकल हेमरेजेस एंड पैरेन्काइमेटिस डिजेनरेशन ऑफ द सेल्स थ्रू आउट द एंटायर बॉडी. ठीक है. लोकल हेमरेजेस, स्किन में हेमरेजेस होना शुरू हो जाएंगे. ठीक है. और इसका जो पैरेन्काइमेट सेल्स है उसकी डिजेनरेशन एंटायर बॉडी में, स्पेशली इन द ब्रेन, ब्रेन में ये काम ज्यादा करेगा. वंस न्यूरोनल सेल्स आर डिस्ट्रॉयड दे नेवर कैन बी रिप्लेस्ड. ठीक है. अगर ब्रेन के सेल्स, न्यूरॉन्स अगर डैमेज हो गए वो रिप्लेस नहीं होंगे. डैमेज टू द लिवर है, किडनी है, अदर ऑर्गन्स कैन ऑफन बी सिवियर, उनके भी हालात खराब इनफ दैट फेलियर ऑफ वन और मोर ऑफ दीज ऑर्गन्स इवेंचुअली कॉजेज डेथ. अब देखिए एक सब्जेक्ट है जो हाइपरपायरेक्सिया के अंदर है, लोकल हेमरेजेस के साथ साथ उसकी बॉडी के जितने भी और भी एंटायर बॉडी में हेमरेजेस तो हो ही रहे हैं, इसके साथ साथ ब्रेन में बहुत स्पेशली इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूरोनल सेल्स एक दफा डिस्ट्रॉय हो गए ये रिप्लेस नहीं होंगे. लिवर है, किडनी है, बाकी के जो ऑर्गन्स हैं, हार्ट है, वहां पे अगर डैमेज शुरू हो गया तो उसमें क्या हो सकता है, सब्जेक्ट की डेथ भी हो सकती है. समटाइम्स नॉट अंटिल सेवरल डेज आफ्टर द हीट स्ट्रोक अकर. ठीक है. एक्सपोजर ऑफ द बॉडी टू एक्सट्रीम कोल्ड. अब कोई सब्जेक्ट है जो कि हम अभी तो हमने बात की थी, आप एक्सट्रीम हॉट वेदर में भी हैं तो उसमें ड्राई एयर में तो बचत हो सकती है, वेट एयर में जो है वो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है. ठीक है. Unless treated immediately, a person exposed to ice water for 20 to 30 minutes ordinarily dies because of heart stillstand or heart fibrillation. किसी सब्जेक्ट को आप आइस वाटर में 20 मिनट से 30 मिनट तक अगर रखें तो वो उसकी डेथ हो सकती है क्योंकि हार्ट जो है ना वो बिल्कुल ही रुक जाता है या हार्ट में फिब्रिलेशन स्टार्ट हो जाती है. बाय दैट टाइम द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर विल हैव फॉलन टू अबाउट 77 फ़ारेनहाइट. नॉर्मल कितना होता है 37.1. अब ये यहाँ पे और भी हम सेंटीग्रेड की बात करें और फ़ारेनहाइट में कितना होता है 98.8. अगर ये इससे गिरना शुरू हो जाए 77 फ़ारेनहाइट पे पहुंच जाए तो क्या हो जाएगा, हार्ट स्टिल हो जाएगा. ठीक है. स्टिल हो जाएगा और हार्ट में फिब्रिलेशन स्टार्ट हो जाएंगे.
अगर आपने उस सब्जेक्ट को वार्म किया रैपिडली बाय द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल हीट, द पर्सन's लाइफ कैन ऑफन बी सेव। अगर वो इतने मिनट तक रहा उसके अंदर और उसको आपने ट्रीटमेंट नहीं दी उस सब्जेक्ट को, तो उसकी डेथ हो सकती है। लेकिन अगर आपने उसको रैपिडली वार्म किया, एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड की, तो पर्सन की लाइफ जो वो सेव हो सकती है। ठीक है। फ्रॉस्ट बाइट भी आपने सुना होगा। व्हेन द बॉडी एक्सपोज्ड टू एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, सरफेस एरियाज कैन फ्रीज, व्हिच इज द फिनोमेना कॉल्ड फ्रॉस्ट बाइट। अब उसमें होता क्या है कि कोई भी सब्जेक्ट जैसे ग्लेशियर्स पर चले जाएं, ठीक है, बहुत ही एक्सट्रीम लो टेम्परेचर जहाँ पर होता है, वहाँ पे जो बॉडी सरफेस एरियाज वो फ्रीज कर जाते हैं। कौन कौन से होते हैं वो? स्पेशली lobes of the ear, digits of hands and feet, ठीक है, और nose, tip of nose, ये भी उसमें हो जाती है। ठीक है। If the freeze can be sufficient to cause extensive formation of ice crystal in the cells, इतनी फ्रीज हो तो उससे क्या होगा? इट कॉजेस आइस क्रिस्टल्स जो है ना वो सेल्स के अंदर बनना शुरू हो जाएंगे। और जब सेल्स के अंदर आइस के क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएंगे तो परमानेंट जो डैमेज होना शुरू हो जाता है और परमानेंट सर्कुलेटरी इम्पेयरमेंट हो जाती है। लोकल टिश्यू का डैमेज होना शुरू हो जाता है क्योंकि वहां पे ब्लड फ्लो जो वो रुक जाएगा। ठीक है। एंड फाइनली गैंग्रीन ऑफन फॉलोज थॉइंग। आप जैसे उसको वहां से इतनी एक्सट्रीम फ्रॉस्ट बाइट वाले एरिया से, एक्सट्रीम लो टेम्परेचर से आप देखेंगे कि जी इसकी लोकल एरिया जो डैमेज होना शुरू हो गया। आप जैसे ही उसको आप थॉ करेंगे वो लो टेम्परेचर की तरफ आया तो फौरन उसको गैंग्रीन डेवलप हो जाएगा। एंड द फर्स्ट बाइट एंड एरिया मस्ट बी रिमूव्ड सर्जिकली। उसकी ट्रीटमेंट फिर आपको यही करनी पड़ेगी। ऐसे लोग जो ग्लेशियर्स पे मौजूद होते हैं, जाते हैं, उनके अगर ये हैंड और फीट के डिजिट्स जो हैं वो अगर डैमेज हो जाएं, ईयर के लोब्स हो जाएं या टिप ऑफ नोज जो है समटाइम्स फ्रॉस्ट बाइट के अंदर ये इस तरह से उनकी लोकल डैमेज हो जाए, तो जैसे ही वो लो टेम्परेचर की तरफ आते हैं तो ये गैंग्रीन डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि अब जो है वहाँ पे सर्कुलेशन की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा ही है क्योंकि वो एरिया तो डैमेज हो ही चुका है। ठीक है। और ऐसे एरिया को जो कि जहाँ पे गैंग्रीन डेवलप हो रहा है उनको फिर फाइनली जो है वो सर्जिकली रिमूव करना पड़ता है क्योंकि गैंग्रीन जो है फाइनली वो बढ़ता चला जाता है। वो एक डिजिट से फिर दूसरी डिजिट और फाइनली पूरी फिंगर भी उसमें डैमेज हो सकती है। अच्छा जी, बॉडी टेम्परेचर, जो स्किन एंड बॉडी टेम्परेचर है ये हमने जब भी डिस्कस किया है, इसमें कोई ऐसी बात है जो आप बच्चों में से किसी को ना समझ आई हो? जी बच्चों, 39 बच्चे हैं, मैंने 39 की अटेंडेंस देनी है। हाँ जी। अच्छा, हमदा ने एक सवाल किया हुआ है, सोडियम कंजर्वेशन इन द बॉडी। बिल्कुल, आपने जो ये सवाल तो नहीं है, खैर आप ये आंसर ही दे रही हैं जो एल्डोस्टेरोन का हम फंक्शन बता रहे थे। ठीक है। यहाँ तक कोई बात जो ना समझ आई है किसी बच्चे को? ऑल क्लियर? मैम, जो आप टॉपिक पढ़ाती हैं चैप्टर में से वही करना होता है पूरा चैप्टर। आप देखेंगे कि मैं हम लोग बड़े की पॉइंट्स को टच करते हैं, सारी हेडिंग्स को टच करते हैं, तो उससे आपका बेसिकली कॉन्सेप्ट बन जाना चाहिए। ठीक है। उसको आप एक थॉरो रीडिंग ज़रूर करें, लेकिन आप वो पॉइंट्स ज़रूर याद रखें जो आपको ड्यूरिंग लेक्चर भी बताए जाते हैं। तो ये ऑलमोस्ट काफ़ी आपका पॉइंट कवर हो जाता है। चलिए जी, हसन को समझ आ गई भी है। और कोई बच्चा ऐसा है जिसे अभी तक कोई बात समझ ना आई हो? सर्कुलेशन के चैप्टर्स बड़े तो हैं लेकिन ज़ाहिर है फिर आपने पढ़ने भी हैं। उसमें अगर आप उसको अच्छी सी थॉरो सी एक रीडिंग करेंगे तो उसमें आपको समझ आएगी कि हम घूम फिर के ना वही ब्लड प्रेशर, बैरो रिसेप्टर की कहानी कर रहे होते हैं, कार्डिक आउटपुट की बात कर रहे हैं हम, सर्कुलेटरी चेंजेस, वेसल्स की। तो अगर आपने एक दफ़ा सर्कुलेशन पूरी पढ़ी हुई है तो आपके माइंड में एक बड़ा अच्छा उसका कॉन्सेप्ट बनना शुरू हो जाता है। हसन, कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें ऐसा नहीं होता कि आपको स्पेसिफिकली कोई सवाल बताया जाए। आपसे जो जो पॉइंट्स इसमें डिस्कस किए गए हैं कि आपको अगर इस चैप्टर के रेफरेंस से आप बात कर रहे हैं तो वो सारे इम्पॉर्टेंट ही थे कि मैकेनिज्म्स क्या हैं, हीट लॉस के भी, हीट गेन के भी, तो वो सारे वही हैं। हार्ट एंड सर्कुलेशन का हमारा टेस्ट इकट्ठा ही होता है। ठीक है। तो उसके लिए तो ज़्यादा बिल्कुल वही है, बल्कि मैं आपको डेट भी बता देती हूँ।
हार्ट एंड सर्कुलेशन आप लोगों का 29 जुलाई को हार्ट एंड सर्कुलेशन का टेस्ट है, तो उसको ज़रूर एक दफ़ा देखिएगा अच्छे तरीके से। रोज़ाना भी अगर आप बैठते हैं ना, तो मेरे ख्याल में कोई 2 घंटे लगते हैं मैक्सिमम आप लोगों को लगेंगे एज अ स्टूडेंट, कि आप 2 घंटे में एक चैप्टर पढ़ सकते हैं। अगर आप रूटीन बना लें अपनी कि जी इतने चैप्टर्स हैं, इतने दिन रह गए हैं, तो 2 घंटे सुबह पढ़ लें, 2 घंटे शाम भी पढ़ें, तो आप डेली 2 चैप्टर तो आराम से कर ही सकते हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा ये चैप्टर्स कंप्लीट करना या अपने लेक्चर्स की तरफ जाना। हाँ, बाकी टेस्ट तो होते ही हैं। तो अब बेटा, आप मेडिकल की पढ़ाइयाँ इतनी आसान भी नहीं है ना, उसके लिए पढ़ना पड़ता है। डॉक्टर ऐसे ही तो नहीं बन जाते बेचारे। हसन को सही समझ आएगी, है ना हसन? अच्छा जी, यहाँ पे आज जो हमने चैप्टर पढ़ा है ये स्किन एंड बॉडी टेम्परेचर, किसी बच्चे को ना समझ आई हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों से सवाल पूछ रही हूँ कि कोई बच्चा मुझे बताएगा कि ब्रेन में कौन से सेंटर्स हैं, कौन कौन से सेंटर्स हैं जो टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहे हैं। सेंटर्स। उसके बाद किसी बच्चे ने मुझे बताना है सेट पॉइंट क्या होता है। जी बच्चों, कोई बच्चा बताएगा। हाइपोथैलेमस में कौन सा हाइपोथैलेमस जनाब? हाइपोथैलेमस में तो 2 पार्ट्स हैं, एंटीरियर भी, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस पीरियड। व्हिच वन इज दिस? ईशा ने भी बताया, जमीन ने भी बताया, नाइला ने भी बताया है। तो कौन सा हाइपोथैलेमस जनाब? एंटी हाइपोथैलेमस, हिरा असलम ने बताया, गुड। उसके बाद हम आप में से कोई मुझे बताएगा कि कौन किस तरह के न्यूरॉन्स होते हैं वहां पर। एंटी हाइपोथैलेमस एरिया का नाम बताएं। एंटी हाइपोथैलेमस पे एक मखसूस एरिया है। एंटी हाइपोथैलेमस एरिया बताएं। गर्ल्स एंड बॉयज, प्री ऑप्टिक एरिया, दैट्स गुड नाइला। अच्छा जी, प्री ऑप्टिक वीरा ने भी बता दिया है। अच्छा जी, उसके बाद वहां पे कुछ न्यूरॉन्स हैं, किस तरह के? 2 तरह के न्यूरॉन्स हैं, कौन से न्यूरॉन्स ज्यादा हैं वहां पर ब्रेन में? जो टेम्परेचर डिटेक्टर्स भी जिनको कहा जाता है, किस तरह के न्यूरॉन्स हैं? हीट सेंसिटिव न्यूरॉन्स, गुड, प्री ऑप्टिक में, ठीक है। और हीट सेंसिटिव न्यूरॉन्स वहां पे ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू कोल्ड सेंसिटिव न्यूरॉन्स। अच्छा जी, एंटी हाइपोथैलेमस से सिग्नल कहाँ जाते हैं जहाँ पे एंटीग्रेट होते हैं और खास टेम्परेचर कंट्रोल मैकेनिज्म्स काम करते हैं? एंटी हाइपोथैलेमस से ये सिग्नल्स आगे कहाँ जाते हैं? एंटी हाइपोथैलेमस से सिग्नल्स कहाँ जाते हैं जो इंटीग्रेट करते हैं? पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस, गुड, गुड गर्ल्स। अच्छा जी, नौमान ने बताया पोस्टीरियर, गुड। अच्छा, अब मुझे कोई बच्चा ये भी बताएगा कि हीट लॉस और हीट गेन, अगर किसी सब्जेक्ट की बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है तो उस ज्यादा टेम्परेचर को कम करने के लिए कौन कौन से की पॉइंट्स हैं जो काम करते हैं? अगर किसी सब्जेक्ट है जिसकी टेम्परेचर बहुत हाई है तो बॉडी में क्या चेंजेस आएंगी और हीट लॉस हो जाएगा? वेजोडाइलेशन, गुड, गुड। नंबर 2, वेजोडाइलेशन के बाद क्या होगा? स्वेटिंग, वेरी गुड। उसके बाद क्या होगा? स्वेटिंग के बाद क्या होगा? वीरा, हेरा, सहर, नायला सब ने बताया, गुड। डिक्रीज इन हीट प्रोडक्शन, गुड, हीट प्रोडक्शन कम हो जाएगी। एंड इवेपोरेशन थ्रू स्वेटिंग, वेरी गुड। शायद नवाज, बिल्कुल ठीक है जनाब। ये तो हमने देखा कि कोई सब्जेक्ट जिसका बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, इस तरह से उसकी हीट लॉस होना शुरू हो गई है। वेजोडाइलेशन, स्वेटिंग, डिक्रीज इन हीट प्रोडक्शन। जीशान खादिन ने भी बताया, वेरी गुड जीशान। अच्छा, अब आप मुझे बताएंगे कोई सब्जेक्ट है जिसकी जो सब्जेक्ट जो है वो कोल्ड उसमें आ गया या उसका बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कम हो गया है, ठीक है?
आप उसके अंदर कौन से मैकेनिज्म्स काम करेंगे, उसका बॉडी का टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाएगा। यस, वेजो कंस्ट्रक्शन असफा ने बताया जनाब, ठीक है। उसके बाद थर्मोजेनेसिस इंक्रीज हुई, गुड। नायला ने भी बताया, हिरा ने भी। वेजो कंस्ट्रक्शन नोमान, वीरा अभी पायलो इरेक्शन, गुड। नंबर 2 नायला ने भी बता दिया। अच्छा जी, और क्या होगा पायलो इरेक्शन के बाद, क्या होगा फाइनली? थर्मोजेनेसिस इंक्रीज हो जाएगी, वेजो कंस्ट्रक्शन इंक्रीज इन टेम्परेचर, गुड। और हीट प्रोडक्शन हो जाएगी, गुड। अब यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होना शुरू हो गई तो इस सब्जेक्ट के अंदर जो वो बॉडी टेम्परेचर टूवर्ड्स नॉर्मल आ जाएगा, अगर वो कोल्ड, उसमें शिवरिंग भी होती है इसके अंदर, ठीक है। थायरॉक्सिन सिक्रीशन, गुड। हाइपोथैलेमस से स्टिमुलेट होती है ऑफ शिवरिंग, वो शिवरिंग सेंटर भी जो है वो भी स्टिमुलेट होना शुरू हो जाएगा, गुड। अच्छा, कौन कौन से हार्मोन्स के हमने नाम डिस्कस किए थे कि कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो हीट प्रोडक्शन में बेसिकली एक्स्ट्रा प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं? कौन कौन से हार्मोन्स हैं, हम नाम लिखें जरा। थायरॉक्सिन है, गुड। और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी हो गया, ठीक है। जनाब एल्डोस्टेरोन हीट प्रोडक्शन में, नायला ने थायरोट्रोपिन, नो इट्स नॉट थायरोट्रोपिन एक्चुअली, इट्स थायरॉक्सिन बेसिकली। कि ये थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ना, ये तो बेसिकली खुद रिलीज ही हाइपोथैलेमस से एंटी पिट्यूटरी से हो रहे हैं। ये जब एक्ट करते हैं ना आके थायराइड ग्लैंड पे, तो थायराइड ग्लैंड का काम है कि थायरॉक्सिन रिलीज करे। नाउ दिस थायरॉक्सिन इज एन एक्टिव फॉर्म ऑफ दिस थायराइड हार्मोन, और ये आके बेसिकली हीट प्रोडक्शन में काम करवा रहा है, ठीक है। अच्छा जी, एपिनेफ्रिन है, नॉर एपिनेफ्रिन। चलो जी, नॉर एपिनेफ्रिन तो मैंने खुद ही बता दिया हुआ। चलें जी, एपिनेफ्रिन हो गया, और बच्चों और भी तो हैं, ग्रोथ हार्मोन भी है, टेस्टोस्टेरोन भी है। यस मैम, बिल्कुल नौमान। ठीक है जी, मेरे ख्याल में अच्छी डिस्कशन हो गई है। अभी भी अगर हमारे पास 2-4 मिनट और भी हैं, किसी को ना समझ आई हो तो बता दें, वरना इंशाल्लाह विल मीट अगेन टुमारो फॉर द लेक्चर। किसी बच्चे को यहाँ तक ना समझ आई है तो बता दें। समझ आ गई थी लेक्चर आप लोगों को? पिछला वाला लेक्चर भी और अभी वाला भी लेक्चर आप कोप अप कर सकते हैं इन टॉपिक्स के साथ? अगर आज ही उठा के पढ़ लें तो बड़ा अच्छा समझ आ जाएगा, होपफुली, इंशाल्लाह। गुड। बॉयज में नौमान काफी एक्टिव है, बाकी के बॉयज कहाँ चले गए? चलें जी, हम कल मिलते हैं इंशाल्लाह फॉर नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज।